एक स्फेरिकल बॉडी, क्लियर है? ये एक स्फेरिकल बॉडी लिया मान लो, तरीका स्फीयर बनता ही नहीं है ठीक से। हाँ, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस में एक स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है। ये स्फेरिकल बॉडी कह रहा है कि इफ इट इज अ रफ सरफेस, इफ इट इज अ रफ सरफेस, और मान लो मैं एक स्फेरिकल बॉडी लिया जिसका रेडियस वैल्यू आर, ठीक है। इसका सेंटर में इसका सेंटर थ्रू सेंटर एक हॉरिजॉन्टल मोमेंटम में इम्पार्ट किया एम इन टू वी नॉट, और ये उसका रेडियस वैल्यू है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द स्फेरिकल बॉडी। अब मेरा सवाल है कि ये जो रफ सरफेस है, ये रफ सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, तो क्या होता होगा कि ये स्फेरिकल बॉडी अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया गया है थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, राइट, इट इज गिवन अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, फिर ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अवेलेबल है, फिर ये रोलिंग करना शुरू करेगा, है ना? ऐसा नहीं, क्या तुमको लगता है कि विल इट ट्रैवल लीनियरली? ये क्या इसका जो सेंटर ऑफ मास ओ है, ओ में हमने एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया, एक लीनियर मोमेंटम इंपार्ट किया, सो विल इट कंटिन्यू द ट्रांसलेटरी मोशन? ये स्फेरिकल बॉडी, फिलहाल इसको तुम सॉलिड स्फीयर मान सकते हो, लेट दिस बी अ सॉलिड स्फीयर। तो ये एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है, रेडियस r है, इसको एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया गया है थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि ये क्या ट्रांसलेशन मोशन करेगा? हम जानते हैं किसी भी डायमेंशनल बॉडी को अगर हम एक लीनियर वेलोसिटी देते हैं थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, तो प्राइमरीली वो लीनियर मोशन करता है ना, तो क्या ये भी लीनियर मोशन ही करेगा? रोलिंग करेगा। कैसे रोलिंग उसका बिगिन, हाउ विल इट स्टार्ट इट्स रोलिंग? ये अपना रोलिंग मोशन कैसे स्टार्ट करेगा? द मोमेंट, ट्रांसलेशन का मैंने एक वर्ड सिखाया था कोलिजन के समय, कई वर्ड्स मैंने बताया था पर्टिकुलर मोशन को समझने के लिए। जब हम कहते हैं कि कोई भी बॉडी, चाहे वो कुछ पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है या इन्फिनाइट पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है, एज अ ज्योमेट्री वो एक रॉड है, एज अ ज्योमेट्री वो एक डिस्क है, एज अ ज्योमेट्री वो एक स्फेरिकल बॉडी है, अगर यूज करते हैं उसका ट्रांसलेशन मोशन को समझाने के लिए कि वो प्योर ट्रांसलेशन कर रहा है, एनी रिजिड बॉडी इज सेड टू बी मूविंग एज पर प्योर ट्रांसलेशन, तो उसका अंडरस्टैंडिंग क्या बनना चाहिए? Whenever if we use this word, और हम अगर कहीं भी पढ़ते हैं किताब में कि a rigid body, है ना, is under pure translation, तो जब भी pure translation वाला वर्ड होगा तो उससे तुम्हारे मन में सबसे पहला नॉक रिगार्डिंग द मोशन ऑफ द बॉडी वो क्या करेगा, क्या करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? क्लियर, करेक्ट, एग्जैक्टली। हर पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ द डायमेंशनल बॉडी विल मूव इक्वली। जब एक डायमेंशनल बॉडी का हर पॉइंट ऑब्जेक्ट इक्वल मूव करे, सेम इन डायरेक्शन, है ना, कोई किसी से डिफरेंट मूवमेंट नहीं करेगा, व्हेन ऑल ऑफ देम, वॉट एवर बी द ज्योमेट्री ऑफ द डायमेंशनल बॉडी, व्हेन ऑल ऑफ देम विल मूव इक्वली, दैट मीन्स इट इज अ प्योर ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, जब कभी किसी ज्योमेट्री में उसका सेंटर ऑफ मास में एक वेलोसिटी अवेलेबल होता है, चाहे वो कोई भी ज्योमेट्री हो, है ना, डिस्क हो, सॉलिड हो या हॉलो हो, सिलेंडर हो, रिंग हो, डिस्क हो,
स्फेयर हो, रॉड हो, अगर उसका एक लीनियर वेलोसिटी दिया हुआ है एट इट्स सेंटर ऑफ मास, तो उसका मतलब क्या है? दैट लीनियर वेलोसिटी इज पजेस्ड बाय all the individuals of that body at that particular instant. ठीक है, तो यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास में v नॉट का वेलोसिटी दिया हुआ है, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर, that too is having v naught rightward. It is not only a, even the topmost point, that too is supposed to said to be having v naught. Any other position on the circumference can be assumed to be having v naught, as well as any inside position of the body. Wherever you want to discuss, everywhere the linear velocity will be as good as the linear velocity of the center of mass. ठीक है, किसी भी डायमेंशनल बॉडी में एक इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी का मतलब है कि उस स्टॉपवॉच मोमेंट में उस डायमेंशनल बॉडी का हर पॉइंट ऑब्जेक्ट में उतना ही लीनियर वेलोसिटी उस वक्त है. तो हमारा मेन कंसर्न है, इस आर्गुमेंट से मेन कंसर्न है जो सॉलिड स्फीयर का बॉटम मोस्ट पॉइंट है जो कि ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, तो उस पॉइंट में v नॉट पता चलेगा है. ठीक है, सो ड्यू टू दिस v नॉट वेलोसिटी एट द पॉइंट ए, द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल बॉडी का जो सबसे निचला वाला हिस्सा है जो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट है, वो जैसे ही v नॉट वेलोसिटी से आगे बढ़ने का कोशिश करेगा, प्रयास करेगा, इमीडिएटली दैट पॉइंट, द ग्राउंड कॉन्टैक्ट पॉइंट विल बी ऑपोज्ड. वो स्फेरिकल बॉडी का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है जिसका ये v नॉट वेलोसिटी है, दैट विल बी ऑपोज्ड बाय द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ ग्राउंड. friction force by the surface का जो रफ सरफेस है उसका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कांटेक्ट पॉइंट ए को रोकने के लिए अप्लाई होगा. ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स विल बी अप्लाइड बाय द सरफेस, रफ सरफेस on the spherical body but not to the entire mass. rather जो point of contact है उसी को रोकेगा, उसी का टेंडेंसी के अकॉर्डिंग वो बिहेवियर समझेगा. जैसे स्फेरिकल बॉडी को फॉरवर्ड मोशन दिया तो कांटेक्ट पॉइंट में भी वो फॉरवर्ड मोशन का रिफ्लेक्शन आएगा. एज ए रिजल्ट दैट पॉइंट वुड लाइक टू स्लिप ऑन द रफ सरफेस उसको बैकवर्ड फ्रिक्शन फोर्स देगा. समझ में आया कि कैसे फ्रिक्शन फोर्स का स्टार्ट होगा? तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट इज टेकन प्लेस. दिस इज एट t इक्वल टू 0. ये एकदम स्टार्टिंग इंस्टेंट में ये सब बात हुआ. ठीक है ना? अब होगा क्या, ये जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हुआ, द फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड ऑन द स्फेरिकल बॉडी विल ब्रिंग इट्स इफेक्ट. अब हम डिस्कस कर सकते हैं effect of friction force. Effect of friction force on the spherical body. ये जो स्फेरिकल बॉडी में जैसे ही फ्रिक्शन फोर्स लगा, फ्रिक्शन फोर्स के वजह से क्या होगा, यहां दो बात होगा. पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट होगा रिटार्डेशन. पहला पॉइंट होगा रिटार्डेशन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स. क्यों कह रहे हैं रिटार्डेशन होगा? कारण जो एग्जिस्टिंग मोशन या मोशन जो ऑफर किया गया है स्फेरिकल बॉडी को वो राइटवर्ड है. राइटवर्ड मोशन गिवन बाय वर्च्यू ऑफ द वेलोसिटी इंपार्टेड टू इट. लेकिन फ्रिक्शन फोर्स कांटेक्ट पॉइंट में पीछे लगा तो दैट फोर्स विल बी टेकन इनटू अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर मास. तो यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में हम जानते हैं कि जिधर लीनियर फोर्स एक्ट करता है किसी भी बॉडी में, उसी डायरेक्शन पे लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. एनीबॉडी सेड एनीथिंग? नो. तो पहला इफेक्ट डेवलप हुआ बैकवर्ड अगेंस्ट द मोशन एक्सेलरेशन बना, उसलिए इसको कहेंगे
रिटार्डेशन, इसीलिए हमने लिखा रिटार्डेशन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स एफ इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं म्यू इनटू एन से, दैट विल प्रोड्यूस सम एक्सेलरेशन ए ऑन दिस स्फेरिकल मास। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो FBD है, इस FBD के अकॉर्डिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास वेट ऑफ द बॉडी mg दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, ठीक है ना, उसके अगेंस्ट में नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स मिल रहा है फ्रॉम द सरफेस अपवर्ड, यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स हमने यहां बाय द सरफेस लिखा उसका एक्सप्रेशन होगा म्यू एन, ठीक है, जहां n क्या है mg के बराबर, तो यानी कि यहां हम लिख सकते हैं दिस म्यू इनटू n यानी mg दैट इज इक्वल टू m इनटू a, तो यहां m कैंसिल हो जाएगा, सो देयरफॉर a प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रिक्शन फोर्स दैट इज इक्वल टू म्यू g। तो जो फ्रिक्शन फोर्स स्फेरिकल बॉडी में वर्क किया वो एक रिटार्डेशन प्रोड्यूस किया एंड द वैल्यू ऑफ दैट रिटार्डेशन इज म्यू g। अब देखो इतना तक समझ में आया कि पहला काम फ्रिक्शन का क्या हुआ, अगेंस्ट द मोशन वर्क किया, जिधर वर्क किया वो मोशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, और वो जो लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, म्यू और जी पे एक्ट कर रहा है, यानी कि कांस्टेंट रिटार्डेशन, द मोमेंट सम वेलोसिटी गिवन टू द स्फेरिकल बॉडी, ठीक है, इमीडिएटली ड्यू टू फ्रिक्शन रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा, यानी कि फ्रिक्शन अपना प्राइमरी वर्क जो करेगा वो स्पीड ऑफ मोशन को रिड्यूस करेगा, यानी कि हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट velocity of the solid sphere, velocity of the solid sphere will decrease with time t, है ना, with time t, टाइम के साथ साथ वो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं इनिशियली कि जब भी मोशन के अगेंस्ट में कांस्टेंट रिटार्डेशन होगा दैट विल व्हाट, विल डिक्रीज द वेलोसिटी, द मोशन को स्लो करेगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, जो स्फेरिकल बॉडी का सेंटर ऑफ मास है उसका वेलोसिटी v0 माइनस at के हिसाब से डिक्रीज करेगा। इनिशियल वेलोसिटी हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at और u माइनस at, तो इनिशियल वेलोसिटी मैंने v0 दिया था, तो v0 माइनस at, ठीक है, ये होगा दिस इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये होगा समय के हिसाब से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये तो होगा इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन लीनियर मोशन, जो पॉसिबल लीनियर मोशन स्फेरिकल बॉडी का हो सकता है बिकॉज ऑफ द गिवन मोशन, गिवन वेलोसिटी एट द स्टार्टिंग इंस्टेंट, ठीक है, उस वेलोसिटी में फ्रिक्शन के वजह से क्या इफेक्ट होगा कि लीनियर मोशन उसका जो गिवन वेलोसिटी है वो डिक्रीज होगा, ये तो प्राइमरी इफेक्ट है ड्यू टू फ्रिक्शन। सेकेंड इफेक्ट जो होगा, सेकेंड पॉइंट जो होगा, फ्रिक्शन फोर्स will produce angular acceleration also, will produce angular acceleration। लीनियर रिटार्डेशन तो प्रोड्यूस किया ही, फ्रिक्शन फोर्स एक और काम करेगा और वो क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ठीक है, इट विल प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। सवाल है भाई अल्फा हम जानते हैं किसके वजह से यूज होता है, फ्री एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए, फ्री एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए एम आई क्या लिखेंगे, 2/5 mr², ये सही आंसर है, 2/5
एम आर स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर का अपने फ्री एक्सिस के अबाउट एम आई होता है 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है। 7/5 टेंजेंट के अबाउट होता है, ये तो टेंजेंट के अबाउट कहाँ घूम रहा है, ठीक है। हाँ, तो समझ में आया सबको। अब इसके वजह से जो अल्फा बनेगा, ध्यान दो वो क्या होगा, एम गया आर गया, तो अल्फा मेरे को मिला कितना 5 म्यू जी बाई 2r, बना ना, 5 म्यू जी बाई 2r, ठीक है। ये भी देखो म्यू जी आर कांस्टेंट पैरामीटर है सब कुछ, यानी कि ये जो अल्फा बनेगा ये भी कांस्टेंट वैल्यू का बनेगा। अल्फा जो बनेगा ड्यू टू फ्रिक्शन वो कांस्टेंट वैल्यू का बनेगा। हम लोगों का ज्योमेट्री क्या था, ज्योमेट्री था कि स्फेरिकल बॉडी, जो स्फेरिकल बॉडी को टॉर्क मिल रहा था वो कौन प्रोवाइड कर रहा था, फ्रिक्शन, ठीक है। तो अब है कि फ्रिक्शन अगर टॉर्क दिया तो फ्रिक्शन किधर काम किया, इस तरह, सेंटर ये था O, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो अबाउट O, एक्सिस O से जा रहा है। हमने क्या कैसे सिखाया था, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे तय करेंगे, जिस फोर्स की वजह से रोटेशन होगा उसको उसके डायरेक्शन में फिंगर्स को मूव कराओ और थंब को रखो कहाँ, एट एक्सिस पोजीशन, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि सर ऐसे ऐसे थोड़ी हो रहा, फ्रिक्शन इधर है क्या, इधर है, तो इधर घुमाएंगे फ्रिक्शन को, तो देखो ये अल्टीमेटली घूमेगा कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, है ना। तो यानी कि ऑर्डर ऑफ अल्फा जो बनेगा वो इस ऑर्डर पे बनेगा। अल्फा जो बनेगा ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, जो एंगुलर एक्सेलरेशन बनेगा टू दिस स्फेरिकल बॉडी, वो कैसे बनेगा, क्लॉकवाइज। तो ये जो अल्फा बना 5 म्यू जी बाई 2r का, वो क्लॉकवाइज बना, समझ में आया। तो फ्रिक्शन दो टर्म को इंट्रोड्यूस किया, एक लीनियर एक्सेलरेशन बैकवर्ड, एक बैकवर्ड डायरेक्शन में लीनियर एक्सेलरेशन बनाया था ना, वेलोसिटी इधर था, इधर स्टार्टिंग वेलोसिटी v0 था, जो कि कुछ समय बाद v सेंटर ऑफ मास में बदल जाएगा, लिखा था ना कि t सेकेंड के बाद वेलोसिटी चेंज होगा। तो स्टार्ट किया था v0 से, आफ्टर t सेकेंड vcm इज द वेलोसिटी आफ्टर t सेकेंड। तो देखो जब स्फेरिकल बॉडी स्टार्ट किया था तब उसमें कोई फिजिकल क्वांटिटी था जो रोटेशन को सपोर्ट करने वाला बात कर सके। टू दिस स्फेरिकल बॉडी अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, was there any parameter that can support the rotation motion? Was there any angular velocity? No. Was there initially any angular acceleration existing? कुछ तो नहीं था। Neither there was an existing omega nor there was an existing alpha. ओमेगा तो था ही नहीं, अल्फा बना, पहले से नहीं था, अल्फा बना। कब बना, जैसे ही वो ट्रांसलेटरी मोशन बिगिन शुरू किया तो तब फ्रिक्शन ने दो चीज बनाया, लीनियर एक्सेलरेशन बैकवर्ड, अल्फा क्लॉकवाइज। तो हुआ क्या, इफेक्ट ऑफ ए तो हमने देख लिया कि वो लीनियर वेलोसिटी को रिड्यूस करेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब उसी तरह इफेक्ट ऑफ अल्फा, ये जो अल्फा बना, इफेक्ट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, effect of angular acceleration alpha is now the solid sphere, now the solid sphere will start gaining increasing angular velocity omega। समझ में आया, जहां एंगुलर मोशन था ही नहीं वहां अब एंगुलर वेलोसिटी बनेगा और वो भी इंक्रीज करेगा, कारण अल्फा का मतलब ही तो होता है
यही हम लोग जानते हैं ना कि अल्फा का मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, डी ओमेगा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जब तक एंगुलर एक्सेलरेशन जिंदा रहेगा, जब तक लीनियर एक्सेलरेशन जिंदा रहता है ऑन एनी मास, तब तक क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी लगातार चेंज होता है। उसी तरह जब तक अल्फा जिंदा रहेगा, अल्फा का काम क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रोल क्या है अल्फा का, ओमेगा को कंटिन्यू चेंज कराना। तो इसलिए ओमेगा कंटिन्यू चेंज होता रहेगा, यानी कि हम इंस्टेंटेनियस ओमेगा को लिख सकते हैं, देयरफॉर ओमेगा इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल टू 0 प्लस अल्फा टी। इनिशियल ओमेगा 0 था ना, इनिशियल ओमेगा 0 था, समझ में आया कि नहीं, इनिशियल ओमेगा 0 था, अल्फा बना, तो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इंस्टेंटेनियस ओमेगा बनेगा, अल्फा का वैल्यू है 5 म्यू जी बाई 2r दैट इनटू टी। इतना का एंगुलर स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिखेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आ रहा है ना, यानी कि जैसे जैसे टाइम स्पेंड बढ़ता जाएगा एंगुलर स्पीड बढ़ेगा। यानी कि टू दिस सॉलिड स्फेरिकल बॉडी विच बिगन इट्स मोशन विद द लीनियर वेलोसिटी गिवन टू इट, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी की वजह से उसका ट्रांसलेशन मोशन शुरू हुआ, लेकिन फ्रिक्शन क्या किया, उसका पूरा कैरेक्टर को ही चेंज करके रख दिया, ट्रांसलेशन मोशन को रिड्यूस करने लगा और उसमें एंगुलर मोशन इंक्रीज कराने लगा। तो जो स्टार्टिंग इंस्टेंट में जो जो कैरेक्टर्स हम स्फेरिकल बॉडी में देख रहे थे, उसी कैरेक्टर्स सबको फिर से एक टी सेकेंड बाद देखेंगे तो हमको क्या क्या दिखेगा ऑन दिस सॉलिड स्फेरिकल बॉडी। देखो, आफ्टर टी सेकेंड के बाद जो देखेंगे हमको दिखेगा वो क्या क्या है, सेंटर ऑफ मास ओ, सेंटर ऑफ मास में लीनियर वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास में लीनियर वेलोसिटी जो दिखेगा उसको हम VCM लिख रहे हैं, जिस VCM का वैल्यू आई कैन एक्सप्रेस एज V0 माइनस 80, ठीक है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम लीनियर वेलोसिटी, इस स्फेरिकल बॉडी में एक इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड ओमेगा है, ठीक है। देयर इज अ क्लॉकवाइज ऑर्डर ओमेगा, ये क्लॉकवाइज ऑर्डर ओमेगा टी सेकेंड बाद आया है, मतलब शुरू करने के तुरंत बाद ये ओमेगा डेवलप कर जाएगा ड्यू टू अल्फा। अब सवाल ये है कि अगर मैं दोनों वेलोसिटी को आर्गुमेंट करूं तो दो तरह का वेलोसिटी बना, एक तो लीनियर वेलोसिटी जिसके साथ वो स्टार्ट किया था वो है, भले कुछ वैल्यू कम हो गया उसका, लेकिन उसके अलावा उसमें एक और वेलोसिटी बना दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। अब बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट में तुमको समझना है। देखो अब क्या है, ये पूरा सॉलिड स्फीयर में कितना पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इनफिनाइट, ठीक है ना। तो हर पॉइंट ऑब्जेक्ट, चाहे तुम स्फेरिकल बॉडी इसलिए मैंने लिया ताकि हम एक इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑब्जेक्ट को ऑन द सर्कमफरेंस एज वेल एज इनसाइड द स्पेस कहीं भी ले सकते हैं। तो मान लो अब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो बी है, स्फेरिकल बॉडी का स्टार्टिंग पॉइंट में जो कांटेक्ट पॉइंट था विच वाज इन कांटेक्ट विद द रफ सरफेस एट द बिगिनिंग दैट वाज मार्क्ड एज ए। अब वो कुछ वेलोसिटी की वजह से थोड़ा तो चेंज ऑफ पोजीशन हुआ होगा ना, तो अब स्फेरिकल बॉडी का कोई दूसरा पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में है। अब चूंकि स्फेरिकल बॉडी में दो वेलोसिटी कैरेक्टर है, एक लीनियर वेलोसिटी और दूसरा ये एंगुलर वेलोसिटी, समझ में आया कि नहीं। अब सवाल है कि क्या पार्टिकल में कोई कॉन्टेस्ट रहेगा कि कौन लीनियर वेलोसिटी का इस्तेमाल करेगा और कौन एंगुलर वेलोसिटी का। हाँ, क्या पार्टिकल अपने में कुछ हेड एंड टेल का टॉस करेगा या अपने में फाइटिंग शुरू होगा कि नहीं मैं लीनियर वेलोसिटी को लेंगे तुम एंगुलर वेलोसिटी लो, नहीं, हर एक कोई दोनों को लेगा।
कारण क्या है, कैसे है? देखो, मैंने क्या कहा था कि सेंटर ऑफ मास का जो लीनियर वेलोसिटी है दैट इज द कैरेक्टर ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। तो चाहे वो बी हो, बी में भी हमारा जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है वो एज गुड एज द इंस्टेंटेनियस वीसीएम। चाहे वो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसका भी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी एज गुड एज वीसीएम ऑफ दैट बॉडी एट दैट टाइम। समझ में आ रहा है कि नहीं? इवन जो इनसाइड द वॉल्यूम है, इनसाइड स्पेस है, वहां भी उसका ट्रांसलेशनल वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट इज एज गुड एज वीसीएम। एवरीवेयर इट इज सेम, चाहे सरकमफरेंस में कहीं देखो या इनसाइड का कोई किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को देखो। समझ में आया कि नहीं आया बात? अब देखो, इसका मतलब लीनियर वेलोसिटी वीसीएम तो हर एक का है। अब ओमेगा किसका है? तो सवाल है ओमेगा हर वो ऑब्जेक्ट का है जिसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट काउंट होगा। तो रोटेशन किसके अबाउट हो रहा है? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू हो। So all the point objects residing anywhere in this space, जो वॉल्यूमेट्रिक रीजन है, वॉल्यूमेट्रिक रीजन में अपेयर करने वाला कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है, हर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के पास ओमेगा का भी प्रेजेंस होगा। क्यों होगा? क्योंकि मान लो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये जो मैंने इधर मार्क किया, ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट इनसाइड, अगर मान लो ये कुछ समय के बाद ये ट्रांसलेशन विथ रोल करेगा तो क्या ये इसमें इस तरह का चेंज ऑफ पोजीशन नहीं होगा? क्या ये पार्टिकल में इस तरह का चेंज ऑफ पोजीशन नहीं होगा? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो हर एक का होगा ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो हर एक का होगा, हाँ या ना? तो इसका मतलब ओमेगा भी हर पार्टिकल एंजॉय करेगा। लीनियर वेलोसिटी तो एंजॉय करेगा ही, साथ में ओमेगा भी एंजॉय करेगा। हाँ, फर्क है, जैसे क्या ओमेगा भी सबका सेम होगा? हाँ, तो देखो এখানে ওমেগাটাও সকলের ইকুয়াল হবে। কেন? একটা পার্টিকেল যখন ঘুরছে, অল অফ দেম আর রোটেটিং থ্রু সেম অ্যাঙ্গেল থিটা at any specific time, so rate of change of angular displacement will same. So all the particle, either the particle is at the circumference or even at the inside position, right? All the particles, either they are located very close to the center or they are much away from the center, that is on the circumference position. All of them will have same omega. अब होगा क्या? देखो, हर पार्टिकल में दो कैरेक्टर हमको दिखेगा, VCM और ओमेगा। तो पॉइंट बी पर फोकस करो। पॉइंट बी पे क्या होगा? देखो, पॉइंट बी पे एक तो लीनियर वेलोसिटी होगा सामने की तरफ, ठीक है? अच्छा, ओमेगा इसमें भी इसी ऑर्डर पे है, सब में, सब पार्टिकल में ओमेगा किस ऑर्डर पे है? क्लॉकवाइज। पूरा बॉडी में ओमेगा कैसे है? क्लॉकवाइज। अच्छा, ओमेगा की वजह से इस पॉइंट बी में एक बैकवर्ड लीनियर वेलोसिटी होगा। ये लीनियर वेलोसिटी होगा ओमेगा इंटू रेडियस। देयर विल बी टू लीनियर वेलोसिटी on each and every point object, either they are residing on the circumference or inside of the volumetric geometry. समझ में आया कि नहीं? क्यों ये v इक्वल टू ओमेगा आर पे डिस्कशन पे क्यों आ रहा है बोलो तो? एक लीनियर वेलोसिटी और एक एंगुलर वेलोसिटी में ओवरऑल कंस्ट्रक्टिव आर्गुमेंट कैसे आएगा? तो हम दो लीनियर वेलोसिटी एक पार्टिकल पे लाके बात कर सकते हैं कि कौन ज्यादा है कौन कम है, या दो ओमेगा को एक पार्टिकल में डिस्कस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर एक पार्टिकल में एट ए टाइम दो ओमेगा दो अलग अलग रीजन से बने। तो यहां क्या हो रहा है कि एक लीनियर वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास का, जो इस पार्टिकल, मान लो इस सिस्टम में 1000 पार्टिकल है, तो 1000 पार्टिकल सबको ही लीनियर वेलोसिटी v को एंजॉय कर रहा है। जितना सेंटर ऑफ मास का है पूरा 1000 पार्टिकल सभी वही लीनियर वेलोसिटी को उस वक्त इस्तेमाल कर रहा है। जो ओमेगा बना अल्फा की वजह से 1000 का 1000 पार्टिकल्स वही ओमेगा को यूज कर रहा है। अब सवाल है कि हर पार्टिकल में दो कैरेक्टर डेवलप हो रहा, वन ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, वन ड्यू टू रोटेशन मोशन। अब करेंगे क्या कि जब पॉइंट बी पर बात करेंगे तो पॉइंट बी का लीनियर वेलोसिटी ड्यू टू ट्रांसलेशन ये हुआ। अब दूसरा कैरेक्टर उसका ओमेगा है, ओमेगा का ऑब्जेक्टिव तो ट्रांसलेशन आर्गुमेंट नहीं है,
तो उसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा इंटू रेडियस को मल्टीप्लाई करके बिकॉज ऑफ ओमेगा उस पार्टिकल में एक और टेंजेंशियल वेलोसिटी डेवलप होगा, उसको जानेंगे। और वो चूंकि ओमेगा क्लॉकवाइज है तो बी पॉइंट पे टेंजेंशियल डायरेक्शन ड्यू टू क्लॉकवाइज रोटेशन किधर जाएगा, बैकवर्ड। यानी कि पॉइंट बी पे हम दो वेलोसिटी को कंपेयर कर सकते हैं, दोज हु आर अपेयरिंग ऑपोजिट इन डायरेक्शन। समझ में आया। हम टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसी तरह दो वेलोसिटी को आर्गुमेंट कर सकते हैं, एक लीनियर वेलोसिटी ट्रांसलेशन का, एक लीनियर वेलोसिटी v ड्यू टू ओमेगा इनटू r। हर पॉइंट को ध्यान से समझो। हम मान लो ये वाला पॉइंट, इसमें लीनियर वेलोसिटी ड्यू टू ट्रांसलेशन फॉरवर्ड है, जबकि लीनियर वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन टेंजेंशियली ऐसे है, यानी कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल मिल रहा है। सिर्फ दो ऐसा पोजीशन होगा जहां लीनियर वेलोसिटी ड्यू टू ट्रांसलेशन एंड लीनियर वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन एक लाइन पर आएगा। कहां? एक नीचे वाला बॉटम मोस्ट पॉइंट पर और एक टॉप मोस्ट पॉइंट पर। बाकी किसी भी पॉइंट पे ये दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में एक लाइन पे नहीं आएगा। बात समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वेरी गुड। तो अब हम आर्गुमेंट करेंगे कि एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, B, if V translation is found greater than V, that is V translation is found greater than omega r। समझ में आया? ये जो लीनियर वेलोसिटी ट्रांसलेशन का है, ये अगर ओमेगा आर वाला जो लीनियर वेलोसिटी है उससे मैग्नीट्यूडिकली अगर ज्यादा होगा, ठीक है, तब हम इसका मतलब क्या होगा, अगर बी में दो वेलोसिटी है ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एक दूसरे से मैग्नीट्यूडिकली ज्यादा है, दूसरा कम है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब तक Vt विल बी फाउंड टू बी ग्रेटर देन ओमेगा आर, this implies that net velocity at B will be rightward in direction। V ट्रांसलेशन का वैल्यू क्या है? VCM माइनस ओमेगा आर। समझ में आया? जब तक कांटेक्ट पॉइंट में एक नेट वेलोसिटी के तौर पे वैल्यू अवेलेबल रहेगा, तब तक स्लाइडिंग टेंडेंसी विल बी अवेलेबल। आर यू गेटिंग मी और नॉट? जब तक बॉटम मोस्ट पॉइंट में ये जो दो लीनियर वेलोसिटी, एक लीनियर वेलोसिटी ड्यू टू ट्रांसलेशन जो कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है, और एक लीनियर वेलोसिटी जो ओमेगा की वजह से बना, ये दोनों जब तक अनइक्वल होगा तब तक हम बॉटम मोस्ट पॉइंट में नेट वेलोसिटी कैरेक्टर हमको दिखेगा। जब तक ये नेट वेलोसिटी कैरेक्टर दिखेगा, उसका मतलब है जब तक हम कह रहे हैं कि ये जो इस पॉइंट का नेट वेलोसिटी Vb का वेलोसिटी जब तक इधर एज VCM माइनस ओमेगा आर के रूप में अवेलेबल होगा, तब तक ये जो पॉइंट है दैट विल बी स्लीपिंग रिलेटिव टू ग्राउंड। समझ में आया? जब तक बॉटम मोस्ट पॉइंट में एक नेट वेलोसिटी दिखेगा रिलेटिव टू ग्राउंड, तब तक यानी कि वो पॉइंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्लाइड करना चाह रहा है, और जब तक वो स्लाइडिंग टेंडेंसी अवेलेबल होगा, ग्राउंड क्या करेगा, तब तक उसमें कंटिन्यूअस अपना काम यानी फ्रिक्शन फोर्स यानी म्यू एन को तब तक अप्लाई करता रहेगा। और जब तक ये म्यू एन का एप्लीकेशन लाइव रहेगा, तब तक जो प्राइमरी आर्गुमेंट था
the development of A and development of alpha will be continued. क्लियर है बात? तो जब तक हम बॉटम मोस्ट पॉइंट में एक नेट वेलोसिटी देखते हैं तब तक उसको हम लोग उस स्फेरिकल बॉडी, चाहे वो कोई भी, वो एक सॉलिड स्फेयर हो, हॉलो स्फेयर हो, डिस्क हो, उसको कहते हैं इम्प्योर रोलिंग स्टेट ऑफ दैट बॉडी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब तक हम कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ अ बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू द रफ सरफेस, हम लोग जब तक उस पॉइंट में, कॉन्टैक्ट पॉइंट में एक नेट काइनेमेटिक्स बिहेवियर यानी कि एक नेट वेलोसिटी जब तक देख पाएंगे, जब तक अवेलेबल होगा, तब तक वो उस पॉइंट का बिहेवियर क्या होगा, विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस इट वुड लाइक टू स्लाइड. और फ्रिक्शन वही रिलेटिव सेपरेशन को रोकने का ही प्रयास लगातार करता रहता है और करेगा तब तक जब तक कि वो उस बॉटम मोस्ट पॉइंट का स्लाइडिंग बिहेवियर को पूरी तरह वैनिश ना कर दे. समझ में आया? यानी कि स्टार्टिंग से लेके अब तक जितना आर्गुमेंट किए हैं लगातार वो इंप्योर रोलिंग पे ही है, भले उसका इंप्योर रोलिंग कैरेक्टर घट रहा है. एकदम शुरू किया था ट्रांसलेटरी बिहेवियर से, लेकिन फ्रिक्शन ट्रांसलेट करने नहीं दिया. फ्रिक्शन बॉटम मोस्ट पॉइंट को प्राइमरीली रोक के ए और अल्फा जनरेट किया. ए जनरेट करके सेंटर ऑफ मास का लीनियर वेलोसिटी को रिड्यूस किया, अल्फा जनरेट करके एंगुलर वेलोसिटी को प्रोड्यूस किया. अब एंगुलर वेलोसिटी जैसे ही प्रोड्यूस हो गया, अब डुअल बिहेवियर डेवलप हो गया ऑन एवरी इंडिविजुअल ऑफ दैट spherical body. As a result of this, on every individual, two characters has been developed. One is the linear velocity by virtue of the center of mass velocity and another one is the instantaneous omega. तो ये दोनों होने के बावजूद बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जब तक नेट वेलोसिटी रिलेटिव टू द सरफेस, यानी जिस सरफेस के कांटेक्ट में है उस सरफेस के रेस्पेक्ट में उसका रिलेटिव वेलोसिटी जब तक जीरो नहीं हो जाता है तब तक कोई भी रोलिंग बॉडी प्योर रोटेशन पे नहीं आ सकता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हम लोग देख रहे हैं कि भले ही सेंटर ऑफ मास का लीनियर वेलोसिटी कम हुआ, यानी कांटेक्ट पॉइंट का भी लीनियर वेलोसिटी कम हुआ, लेकिन जब तक वो लीनियर वेलोसिटी एट द सेंटर कांटेक्ट पॉइंट विल बी मोर देन द, ये वेलोसिटी जब तक इससे ज्यादा रहेगा तब तक नेट वेलोसिटी विल बी फॉरवर्ड इन डायरेक्शन और तब तक फ्रिक्शन ये लगातार अपना प्रोसेस ऑफ वर्क जो आर्गुमेंट को शुरू से कर रहे हैं वो कंटिन्यू रखेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लॉजिक समझ में आ रहा है? पूरा आर्गुमेंट एकदम स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तुम लोगों को समझ में आ रहा है सबको? विद्यांश, भूमिका, उपासना, देवदत्त, फाइन. तो अब क्या होगा, फ्रिक्शन लगातार वो ऑब्जेक्टिव के तरफ को अचीव करने के लिए काम करता रहेगा. उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट का नेट वेलोसिटी जीरो बना दो. ठीक है, तो यानी कि ये फिर से देखो ये इंस्टेंट पे भी ये काम कर रहा है, यानी स्टिल ए का फिर होना मतलब वीसीएम और घटेगा, अल्फा का स्टिल होना मतलब ओमेगा और बढ़ेगा, यानी वीसीएम का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा, ओमेगा इंक्रीज होता जाएगा. एक समय आएगा जब ये दोनों न्यूमेरिकली इक्वल होगा एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट. सो विल रीच टू द आर्गुमेंट. एक समय आएगा जब हम कहेंगे कि ये जो रोलिंग बॉडी है, जो सॉलिड स्फीयर हम लोग लिए हैं, इस सॉलिड स्फीयर का बॉटम मोस्ट पॉइंट पे एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब हम कहेंगे कि कांटेक्ट पॉइंट, अब मान लो इसका कांटेक्ट पॉइंट को अब मैंने C मान लिया. ठीक है, तो दिस इज द सेंटर O, दिस इज रेडियल लाइन R. अब जो है मान लो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, अब VCM जो है वो कुछ V'(CM) ले लिया, मतलब वो तो फर्दर घट रहा ना, तो दिस V'(CM) इज बाय आर्गुमेंट इवन लेस देन VCM, जो इसके पहले इंस्टेंट में ड्रॉ किया था वो V0 से भी कम है. स्टार्ट किया था V0 से, हम इंटरमीडिएट स्टेप में उसको VCM लिया और जो रिक्वायर्ड इंस्टेंट है उसमें उसको और कम कर दिया, कारण यहां भी तो एक ऑपरेशन अलाइव था.
तो अब जो है इस कंडीशन में let v dash cm be that instantaneous velocity at the center of mass, and hence the the contact point C is also having the translation velocity which is v dash cm. अच्छा, और उस इंस्टेंट का ओमेगा को मान लो मैं ओमेगा डैश ले लिया, ठीक है, तो ओमेगा डैश जो कि क्लॉकवाइज है, उस ओमेगा डैश के वजह से c का जो बैकवर्ड वेलोसिटी है v डैश, वो हो गया ओमेगा डैश इंटू आर, ठीक है, क्लियर है। जैसे अल्फा, जैसे ए के वजह से VCM लगातार कम घट रहा है, रिड्यूस हो रहा है, उसी तरह अल्फा की वजह से ओमेगा भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो ओमेगा, अब इस इंस्टेंट का ओमेगा इज ओमेगा डैश। सो नाउ एट सी, नाउ एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, point of contact C, V dash Cm is supposed to be equal to omega dash into R. मान लो V dash Cm का जो वैल्यू है वो अब ओमेगा डैश इंटू आर से इक्वल हो गया। तो जब ये दोनों इक्वल हो गया, इसका मतलब है नेट वेलोसिटी एट सी इज इक्वल टू 0, है ना। जब कांटेक्ट पॉइंट में दोनों तरफ का लीनियर वेलोसिटी इक्वल हो गया, इसका मतलब कांटेक्ट पॉइंट का नेट वेलोसिटी कितना हुआ, 0। तो नाउ एट दिस टाइम द पॉइंट, ग्राउंड किसको पहचानता, वो तो पूरा बॉडी में 1000 पार्टिकल्स है, मैंने कहा ना, तो 999 पार्टिकल्स का स्टेट ऑफ कैरेक्टर से उसको मतलब नहीं है, उसको मतलब किससे है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जो पार्टिकल है उसका इंस्टेंटेनियस कैरेक्टर क्या है। तो द मोमेंट ग्राउंड ऑब्जर्व्ड सी हैज लॉस्ट इट्स ट्रांसलेशनल बिहेवियर। क्यों? क्योंकि उसमें दोनों तरफ का वेलोसिटी इंस्टेंटेनियसली इक्वल हो गया। दिस इंप्लाइज दैट नाउ द कांटेक्ट पॉइंट C of the spherical body is relatively static with ground, है ना, ग्राउंड और द सरफेस। समझ में आया बात? तो जब ग्राउंड हो या उसको सरफेस, रफ सरफेस, उसके रिलेटिवली जो ऑन बिहाफ ऑफ द स्फेरिकल बॉडी जो कांटेक्ट पॉइंट है वो जब रिलेटिवली स्टैटिक हो गया तो फ्रिक्शन को क्या हुआ, शांति मिला। फ्रिक्शन हैज अचीव्ड इट्स गोल। उसका गोल यही तो था कि जो उसके कांटेक्ट में रहने वाला बॉडी का रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, यही फ्रिक्शन का अल्टीमेट मोटो है ना। तो वो अपने ऑब्जेक्टिव में सक्सेसफुल। द मोमेंट द स्फेरिकल बॉडी विल रीच टू दिस स्टेट, फ्रिक्शन विल विथड्रॉ इटसेल्फ। और फ्रिक्शन का जरूरत नहीं है, मतलब दो इट इज रफ इन बिहेवियर, लेकिन अब कुछ समय के लिए फ्रिक्शन थोड़ा सा रिलैक्स कर सकता है, क्योंकि जिस कारण से उसको स्पॉन्टेनियसली वर्क करना पड़ रहा था वो क्या था, ट्रांसलेशनल बिहेवियर ऑफ द कांटेक्ट पॉइंट। तो जैसे कांटेक्ट पॉइंट का ट्रांसलेशनल बिहेवियर खत्म हो गया रिलेटिव टू द ग्राउंड, ग्राउंड खुद को सेफ फील करने लगा और फ्रिक्शन अब विथड्रॉ हो जाएगा। द मोमेंट फ्रिक्शन विल बी विथड्रॉन, हम वो जो दो डेवलपमेंट था जो लगातार उसमें बना हुआ था ए एंड अल्फा का इंस्टेंटेनियस प्रेजेंस को भी विथड्रॉल मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन ही तो वो प्रोवाइडर था ना। फ्रिक्शन था करके ए बन रहा था, फ्रिक्शन था बोल के अल्फा बन रहा था। फ्रिक्शन विथड्रॉ होगा यानी ए और अल्फा बनना बंद होगा। समझ में आया? दिस इज द इंस्टेंट कॉल्ड प्योर रोलिंग स्टेट। ये जो हम लोग पहुंच गए जहां कांटेक्ट पॉइंट का नेट वेलोसिटी 0 आ गया, दिस इज नोन एज
known as the state of pure rotation. क्वेश्चन में जब भी न्यूमेरिकल बनाते हो या सवाल देता है कि अ बॉडी इज रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, उसका यही मतलब है कि जो बॉडी में रोलिंग कैपेसिटी है लेकिन उस बॉडी का जो कांटेक्ट पॉइंट है वो रिलेटिव टू द सरफेस, उसमें कोई स्लाइडिंग बिहेवियर नहीं है.